एंटी इनकम्बेंसी बता रहे हैं लोग 5 बार की, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपको कौन बता रहा है, ये गलत जानकारी दे रहा है आपको। इस बार तो एक तरफ़ा माहौल है। इस बार मेरी जीत का अंतर ऐतिहासिक रहेगा। मेरी तुलना में भीमराव जी भाटी लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। 8 से 10 गुना कह रहा हूँ। उस समय का सिस्टम देख लेंगे आप कार्यालय का, कि उनके कार्यालय में क्या चलता है, मेरे कार्यालय में क्या चलता है, उनके बूथ पर कितना खर्चा देते हैं, मैं कितना देता हूँ, उनकी मीटिंगों में खाने में कितना खर्च करते हैं, मैं कितना करता हूँ। मात्र 15-20% उनकी तुलना में खर्च होता है। मुझे वोट खरीदने की नौबत नहीं, मैं 5 साल लोगों की सेवा करता हूँ। उसी का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति रहता है, उनका सहयोग मेरे प्रति रहता है। मैं विपक्ष में था, फिर भी सरकार के माध्यम से मैंने कई सारे काम करवाए हैं। चाहे कोरोना काल आया था, तो लोग घरों में बैठे थे और मैं पहले ही दिन से लगातार जनता की सेवा में अपनी मौत से बेखौफ होकर उनके बीच रहा हूँ। सरकार की ओर से मैं ये तो नहीं कह सकता कि व्यवस्था नहीं थी, पर अपर्याप्त व्यवस्था थी सरकार की ओर से। हर जगह कहीं न कहीं समाज सेवी संस्थाओं ने या जो एनजीओ है उन्होंने मदद की सरकार की। तो उसकी वजह से ये चिकित्सा व्यवस्था बरोबर चली है, वरना तो शायद राजस्थान ठप हो जाता। जो महिलाएँ 250 कमाती थी, आज वही महिलाएँ उतने ही घंटे में लगभग ₹1000 रोज़ का कमा रही है। मैं बार-बार कहकर परेशान हो गया हूँ, हिम्मत हार गया हूँ और आत्महत्या कर रहा हूँ। स्वाभाविक था, जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो पार्टी पर भी एक कलंक लगा, क्योंकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। पाली में हम इस वक्त और रंगों के शहर पाली में छठी बार बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं ज्ञानचंद पारख। आपको बता दें कि पाली के ज्ञानचंद पारख सेवा कार्यों के लिए एक अनूठी पहचान रखते हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में किसी भी जिले से, किसी भी राज्य का व्यक्ति इनसे मिलता है, डिमांड करता है कि वॉल बदलवाना है, हार्ट का ऑपरेशन है, ब्लड चाहिए। ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, और सेवा कार्य में जुट जाते हैं। शायद यही कारण है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट जहां पे एक व्यक्ति उसी सीट से 5 बार लगातार जीत रहा है। आपने अभी देखा होगा कि राजेंद्र राठौड़, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, एक बार फिर से तारानगर गए हैं। वो पहले भी गए थे, लेकिन ज्ञानचंद पारख एक ऐसे नेता हैं जो उसी सीट से लगातार 5 बार जीत रहे हैं। 5-5 बार जीतने वाले अशोक गहलोत, पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी है, लेकिन पहला चुनाव उपचुनाव में जीते। आपको छठी बार टिकट मिला है। आज हम रूबरू हैं ज्ञानचंद पारख जी से। सर, स्वागत है आपका बहुत-बहुत और बधाई आपको। धन्यवाद बहुत-बहुत आपको। जी। एंटी इनकम्बेंसी बता रहे हैं लोग 5 बार की, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपको कौन बता रहा है, ये गलत जानकारी दे रहा है आपको। इस बार तो एक तरफ़ा माहौल है। इस बार मेरी जीत का अंतर ऐतिहासिक रहेगा और आपने खुद ने महसूस किया होगा कि हर चुनाव में मुझे बढ़त मिली है। मैंने 3500 से पहला चुनाव जीता, उसके बाद दूसरा 6.5 से, तीसरा 7.5 से, चौथा मैंने 13.5 से और इस बार मैंने 19,500। और इस बार जो मेरी जीत का जो मार्जिन रहेगा, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल रहेगा। क्या आधार मानते हैं हुकुम पाली में आप जीत का? क्या वजह? आप एक लोग जातिवाद, कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। आपकी कास्ट के वोट बहुत कम हैं और उसके बावजूद आप सभी कैसे मैनेज कर ले जाते हैं चीज़ें? नहीं, मैं कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं विकास और सेवा की पॉलिटिक्स करता हूँ और दोनों क्षेत्र में मैंने उल्लेखनीय कार्य इस बार किया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के जितने नए काम थे, मैं विपक्ष में था, फिर भी सरकार के माध्यम से मैंने कई सारे काम करवाए हैं। और सेवा में शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सेवा नहीं की, वो मैंने इन 5 सालों में की है। चाहे कोरोना काल आया था, तो लोग घरों में बैठे थे और मैं पहले ही दिन से लगातार जनता की सेवा में अपनी मौत से बेखौफ होकर उनके बीच रहा हूँ। शुरुआत में जहाँ राशन सामग्री की आवश्यकता थी, तो 54,000 परिवारों को हमने राशन सामग्री उपलब्ध कराई और बिना किसी दिखावे के, कहीं आपको एक पोस्टर नहीं मिलेगा, एक फ़ोटो नहीं मिलेगा कि हमने राशन सामग्री बाँटी, जहाँ जिसकी ज़रूरत महसूस हुई हमने उसके घर तक राशन पहुँचाया, उसको दिया है। चाहे कोरोना काल में यहाँ जो पैदल चलने का एक सिलसिला चालू हुआ था, तो पाली से कोई भी व्यक्ति गुज़रा, हमने उसको पैदल नहीं जाने दिया। हमने 37 बसों के माध्यम से, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, उड़ीसा हो, हमने बसों के माध्यम से उनके खाने की व्यवस्था भी की और उनके घर तक पहुँचाया। ट्रेनों के माध्यम से लाना, ये काम मैं एकमात्र विधायक हूँ, जिसने माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सहयोग से चेन्नई, बैंगलोर और बॉम्बे लगभग 5700 जो हमारे प्रवासी राजस्थान थे, उनको मैंने पाली पहुँचवाया है। और कोरोना की दोनों लहर में अस्पताल में जितने भी मरीज़ भर्ती है, उनसे रोज़ मिलना और उनके चिकित्सा की सारी व्यवस्था करना, डॉक्टरों से पूछकर, कोई कमी नहीं आ जाए उनके।
उनके खाने की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था, जी, जी। उनकी दवाई की देखा व्यवस्था। होगा हमने मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कोविड में स्टेट गवर्नमेंट का काम कैसा रहा? कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि जो कोविड में डेथ हुई है उन लोगों को पैसा दिया जाए। क्या लगता है आपकी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया है? कोविड में जिनमें डेथ हुई सीएम बिल्कुल दिवाली पे उनके अनाथ बच्चों से मिले तो क्या उनको कोई इकोनॉमिक हेल्प मिली सरकार की ओर से? नहीं, कोविड में पैसा मिला है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिला है। पर कई सारे ऐसे मृतक हैं, जो सिम्प्टोमेटिकली कोविड के थे, लेकिन जाँच रिपोर्ट में उनकी कोविड नहीं आ रही थी, पर उनके ऑक्सीजन की कमी थी। उनका कोविड प्रोटोकॉल से इलाज चला और उसी इलाज के चलते-चलते उनकी डेथ हो गई। वैसे हज़ारों परिवार वंचित रह गए सहायता पाने के लिए, जबकि वो कोविड के मरीज़ थे। तो ये कमी रही है। गवर्नमेंट खुद मानती थी जो गवर्नमेंट को अपना मंत्री बदलना पड़ा बाद में, स्वास्थ्य विभाग बदलना पड़ा। नहीं, वो भारत सरकार ने बदला, राजस्थान सरकार ने कहाँ बदला? नहीं रघु शर्मा थे कोविड के वक़्त थे। बाद में प्रसादी लाल मीणा बनाए। हाँ, बाद में बनाए गए। जी। सरकार की ओर से मैं ये तो नहीं कह सकता कि व्यवस्था नहीं थी, हुँ। पर अपर्याप्त व्यवस्था थी सरकार की ओर से। हर जगह कहीं न कहीं समाज सेवी संस्थाओं ने या जो एनजीओ है उन्होंने मदद की सरकार की। तो उसकी वजह से ये चिकित्सा व्यवस्था बरोबर चली है, वरना तो शायद राजस्थान ठप हो जाता। फिर भी सरकार ने एक जो कहना चाहिए था, काम करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया। आप देखते हैं 2011 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आती है, उसके बाद जाँच योजना आती है, लेकिन ज्ञानचंद पारख ये काम 1998 से कर रहे हैं या उससे पहले से कर रहे हैं, आपके पिताजी कर रहे थे। तो कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली ये सेवा, दवाइयाँ, चिकित्सा इवन मुख्यमंत्री आपकी सदन में तारीफ़ करते हैं कांग्रेस से होने के बावजूद? ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और जो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, व्यापार में लगा, तो मुझे लगा कि पिताजी इतना काम कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और उस दौरान मैंने रक्तदान, क्योंकि मैं युवा नेता था, मेरे पास युवाओं की अच्छी टीम थी, तो मैंने रक्तदान से ये कार्य शुरू किया। रक्तदान करते-करते कई बार एहसास होता था कि खून तो हमने दिलवा दिया, पर उसके पास दवाई का पैसा नहीं। उस समय सरकार की ओर से कोई भी दवा की व्यवस्था नहीं थी। सारा काम का चाहे भर्ती तो पैसा, जाँच का पैसा, दवा का पैसा। तो हमने जन सहयोग से ये दवा का काम चालू किया। मैंने ये काम 1984 में चालू किया और आज बरोबर 40 साल होने को आ रहे हैं। ये काम मेरा निरंतर चल रहा है। अब काम बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हो गया। महीने की लगभग 10-12 लाख की दवाई सरकार की इतनी योजना होने के बाद मेरे माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। उतनी मात्रा में ब्लड कराया जा रहा है। ये जो सरकार ने निःशुल्क दवा योजना लागू की, तो ये मेरा ही बार-बार सदन में सरकार पर दबाव था कि हमको मरीजों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और आपको शायद पता होगा, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सदन में निःशुल्क दवा योजना की घोषणा की थी, तो मेरी ओर इंगित करके कहा था कि पारीक साहब आप तो ताली बजाओ, आप ही सबसे ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा था उनको कि आप मैं ताली बजाऊँगा जब आप निःशुल्क जाँच की घोषणा भी कर देंगे, क्योंकि दवा से ज़्यादा आजकल जाँचें महँगी हो गई है। ये बात मैंने उस समय सदन में कही थी। उन्होंने बाद में उसको भी लागू किया, निःशुल्क जाँच का। पाली में विमेन एम्पावरमेंट और उसको लेके आपने कोई एक प्रकल्प चला रखा है आरएसएस के माध्यम से, क्या है वो? हाँ, हमारे आरएसएस की कोरोना काल में जब लोगों के सामने रोज़गार का संकट भी पैदा हो गया, तो केंद्र से निर्देश था कि ऐसे परिवार जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, हम लघु उद्योग भारती के माध्यम से कुछ ऐसा प्रकल्प चलाएँ, जिससे लोगों को घर बैठे रोज़गार मिल जाए। पाली चूँकि टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, लगभग 700 टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाली में है और वहाँ सिलाई का काम बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो हमें लगा कि काम हमको करना चाहिए। हमने हज़ारों बहनों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण देने के बाद में लगा कि भी प्रशिक्षण दे दिया, इससे रोज़गार पैदा नहीं होगा। प्रशिक्षण के साथ-साथ इनको साधन उपलब्ध कराना ज़रूरी है। तो हमने ऑटोमेटिक मशीनें, आधुनिक बिल्कुल, कम दर पर, रियायती दर पर और किस्तों में हमको उनको स्वावलंबी बनाना है। जी। उस नाते रेट बहुत कम रखी और वो भी आसान किस्तें, ताकि अपना खुद का रोज़गार पैदा करके वो पैसा कमाएँ और वापस किस्तों के माध्यम से एक स्वावलंबी बनने की दिशा में अपनी ओर से प्रयास करें। अब तक हम 2000 से ज़्यादा अति आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनें, जो 18,000 से लेके 54,000 तक की है, विभिन्न प्रकार की सिलाई की, वो हम दे चुके हैं। ये आप विपक्ष के विधायक रहते हुए कर चुके हैं। अब छठी बार अगर आप जीतते हैं, जैसी हम उम्मीद करते हैं, तो क्या बाद में अगर प्रदेश में अच्छा बड़ा मौका मिलता है आपको, तो क्या इसको आप बड़े लेवल पे करने की सोच रखते हैं? क्योंकि समस्या तो सब जगह है ये नहीं, वाली। निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि हम यहाँ आके ठहर गए। उसके बाद में हमने और स्टडी की, तो लगा कि चूड़ी में नगीने लगाने के काम में भी बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से 99% महिलाएँ हैं। पर वो हाथ से नगीना लगाती थी, जिससे उनकी आमदनी रोज़ की 200-250 से ज़्यादा होती नहीं थी। उस दिशा में हमने प्रयास किया
और नगीने लगाने की हमने एक ऑटोमेटिक मशीन बना दी, जो काम हाथ से 35 मिनट में होता है, वो काम मशीन के ज़रिए मात्र 25 सेकंड में, जो महिलाएँ 250 कमाती थी, आज वही महिलाएँ उतने ही घंटे में लगभग ₹1000 रोज़ का कमा रही है। हमने 500 से ज़्यादा चूड़ी पर नगीने लगाने की मशीन, वही उसी सिस्टम से बहुत कम दर में, जो मशीन पहले 1,75,000 की थी, मात्र 51,000 में, वो भी आसान किस्तों में महिलाओं को उपलब्ध कराई। एक मशीन से 15 औरतें काम कर सकती है। हमने 500 मशीनें दी है और कुछ उदाहरण तो ऐसे बन गए, जैसे साड़िया जाति एक, जो देह व्यापार का घिनौना कार्य करती है। उस जाति की लगभग 30 महिलाएँ हमसे मशीन ले गई, उसमें 500 महिलाएँ रोज़गार कर रही है और आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सुकून मिल रहा है कि वो सारी महिलाएँ, जो उनका परंपरागत व्यवसाय था, देह व्यापार, उससे विमुक्त होकर एक सम्मानजनक रोज़गार के साथ जुड़ी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने बहनों को मेहंदी की ट्रेनिंग भी दी, हमने बहनों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग भी दी। ब्यूटी पार्लर में हमने बाहर से जो इनके एक्सपर्ट है, उनकी सेमिनार रखी। ऐसे ब्यूटिशियन की सेमिनार रखी, जो खुद की अपनी सेमिनार में 2000 शुल्क लेते हैं। हमने यहाँ फ्री व्यवस्था की और हमारी बहनों को दोनों क्षेत्र में बहुत अच्छा ट्रेन किया। आज 250 से ज़्यादा बहनें हमारी मेहंदी के ज़रिए भी रोज़गार प्राप्त कर रही है और एक अच्छा रोज़गार साल के 1.5-2 लाख रुपए वो कमा देती है। उसी प्रकार ब्यूटी पार्लर में भी वो काम कर रही है। तो चूड़ी के साथ सिलाई के साथ चूड़ी, चूड़ी के साथ मेहंदी, मेहंदी के साथ ब्यूटी पार्लर, और इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम पूछ भी रहे हैं, भई आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई आधुनिक मशीन चाहिए, जिसके ज़रिए आप उतने ही समय में अपनी आमदनी बढ़ा सको, हम उसमें आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम बहुत कम पैसे में और एक किस्त में आपको मशीन दे देंगे। आप कमाओ, स्वावलंबी बनो और हमारा वापस पुनर्भरण करो। पॉलिटिकल सवाल रहेगा एक, भीमराज भाटी आप पे आरोप लगाते हैं कि वोट खरीदते हैं, हमारी जैसी बात हुई, इस तरह का आरोप है उनका। साथ ही वो केवलचंद गुलेच्छा और उनका आपसी जो गुट है, जिसकी वजह से वो हारते रहे हैं लगातार, उस पे आपका क्या कहना रहेगा, चूंकि उनका ये आरोप है? मुझे वोट खरीदने की नौबत ही नहीं आती। जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति इतना रहता है, आप चुनाव प्रचार के दौरान देखेंगे, मेरी तुलना में भीमराज जी भाटी लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। 8 से 10 गुना कह रहा हूँ। उस समय का सिस्टम देख लेंगे आप कार्यालय का, कि उनके कार्यालय में क्या चलता है, मेरे कार्यालय में क्या चलता है, उनके बूथ पर कितना खर्चा देते हैं, मैं कितना देता हूँ, उनकी मीटिंगों में खाने में कितना खर्च करते हैं, मैं कितना करता हूँ। मात्र 15-20% उनकी तुलना में खर्च होता है। मुझे वोट खरीदने की नौबत नहीं, मैं 5 साल लोगों की सेवा करता हूँ। उसी का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति रहता है, उनका सहयोग मेरे प्रति रहता है। राकेश भाटी का आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है, नगर परिषद सभापति वाला, जिनका कहना है, तो क्या क्या है मामला? एक ठेकेदार ने आत्महत्या की, उसके बाद में आपने उस इश्यू को उठाया भी। पाली में भ्रष्टाचार और तमाम तरह की चीजें आपने सदन में भी उठाई उस इश्यू को। ये राजनीतिक क्षेत्र में अमूमन होता है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। राकेश भाटी को मैंने ही मौका दिया था, मेरा पूरा समर्थन उसके साथ था, कि वर्षों से ये जुड़ा हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा शिकायत आई तो कई बार रोकने का, टोकने का प्रयास किया। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, भ्रष्टाचार एक बार किसी के मुँह लग जाती है तो उसको छुड़वाना मुश्किल होता है। और उसके बाद में ऐसा घटनाक्रम भी हो गया कि एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली और बाकायदा अपने सुसाइड नोट में लिखा उसने कि चेयरमैन का पति, कमिश्नर मुझसे अपने जो बकाया पेमेंट के भुगतान के लिए एक लंबी राशि कमीशन के रूप में मांग रहे हैं, वो मैं देने में असमर्थ हूँ। मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है, मुझे मुँह छुपाना पड़ता है। मैं बार-बार कहकर परेशान हो गया हूँ, हिम्मत हार गया हूँ और आत्महत्या कर रहा हूँ। स्वाभाविक था, जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो पार्टी पर भी एक कलंक लगा, क्योंकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है और वो लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि इस देश को यदि कोई खोखला कर रहा है तो भ्रष्टाचार कर रहा है। देश में कोई समस्या है, अभाव है और लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो उसके गुनाहगार ये भ्रष्टाचारी है, जो उनका पैसा खा जाते हैं। तो जब पार्टी का खुद का मुखिया भ्रष्टाचार को लेकर इतना सख्त है, तो निश्चित रूप से हमको भी पार्टी को ये बात पहुँचानी थी कि जाँच कराएँ, और जाँच कराई पार्टी ने, क्योंकि उसका सुसाइड नोट लिखा हुआ था। बाद में सारा उसका जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है उसमें भी प्रमाणित हो गया, तो पार्टी ने उसको निलंबित किया। सारे पार्षद भी उससे खफा है, सारे पार्षद खफा है उससे। कोई भी बीजेपी का पार्षद उसके साथ नहीं, उसके पति और पत्नी दोनों हैं, बाकी सारे पार्षद खफा है। पाली सांसद को क्या मारवाड़ जंक्शन से टिकट दिया जा सकता है? नहीं, ये जवाब तो आपका संसदीय बॉडी देगा, मैं नहीं दे सकता। तो पाली में एज ए आप लंबे समय से एज ए पॉलिटिशियन काम करें, क्या बेसिक मुद्दे होंगे? आखिरी सवाल लूंगा इस बार चुनाव में।
कुछ समस्याएँ पाली की मेरे इतने प्रयास के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, जिसमें विशेष तौर से पेयजल। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया, समस्या को हमने पहले की तुलना में बहुत कम किया, पर समस्या का पूर्णतः समाधान हम नहीं कर पाए, तो इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि 2 कारणों से इस समस्या का समूल समाधान किया जा सकता है। एक तो जवई पुनर्भरण, ताकि जवई बाँध मानसून के भरोसे नहीं रहे, ये पूरा भरा रहे, जो पीछे हमारा गुजरात जाता है पानी वो इसमें आता रहे और हमको जब मानसून कमज़ोर हो, बरसात कम हो तब भी पानी मिलता रहे। और एक राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना का जो तृतीय चरण है, जो मैंने पिछली अपनी सरकार के कार्यकाल में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दिलवा दी थी, प्रशासनिक मंजूरी दिलवा दी थी, वो काम जल्दी धरातल पर लाकर उसको पूरा करना, ताकि कभी बरसात नहीं आए, तो यहाँ की जनता को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक प्रदूषण का मुद्दा भी पालिका लंबे समय से है। पिछली बार भी हमने जब हमारी सरकार थी, केंद्र से एक जेएलडी की हमने वित्तीय स्वीकृति जारी करवा दी थी, उसका पैसा दिलवा दिया था, उसका काम अब लगभग पूरा हुआ है। एक की हमने प्रशासनिक और सैद्धांतिक स्वीकृति दिलवा दी थी, लेकिन बीच में सरकार बदल गई, तो वो काम धरातल पर नहीं आया, तो वो भी हम जल्दी करवाएंगे आते ही। और उसके साथ-साथ पाली के युवाओं की मांग है कि पाली में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि पाली संभाग मुख्यालय बन गया, तो पहले ही बजट में प्रयास रहेगा कि पाली में यूनिवर्सिटी हो जाए, और बाकी जो छोटे-मोटे काम है वो निश्चित रूप से हम पाली में करवाएंगे। तो ये ज्ञानचंद पारख जी हैं, सेवा के बल पे और अपने विकास कार्यों के बल पे आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं, छठी बार मैदान में हैं और आपसे अपील है कि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।